पिकनिक। गर्मियों की छुट्टियों में चार सहेलियां सैम, पावनी, कृष्वी और त्रिशा पिकनिक की तैयारी कर रही थीं। वे अपने टिफिन और खाने पीने की चीजें लेकर एक सुंदर बगीचे की ओर निकल पड़ी। जैसे ही लड़कियां बगीचे में पहुंची, उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने दरी बिछाई और मौज मस्ती करने लगी। पावनी गाना गाने लगी, त्रिशा ने एक मजेदार कहानी सुनाई और बाकी सब हंसी मजाक में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद सैम की नजर एक बूढ़े माली पर पड़ी जो बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। उसके कपड़े मैले थे और वह बहुत थका हुआ लग रहा था। गर्मी के कारण उसके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी वह मेहनत कर रहा था। कृष्वी और त्रिशा ने महसूस किया कि माली बहुत मेहनत कर रहा था। उन्होंने सोचा कि उनकी मदद करनी चाहिए। चारों सहेलियां माली के पास गईं और बोलीं, दादाजी, क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? माली ने सहमति दी और चारों लड़कियां खुशी खुशी पानी की बाल्टियां उठाकर पौधों को पानी देने लगीं। कुछ ही देर में पूरा बगीचा और भी सुंदर दिखने लगा। माली लड़कियों की मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ। मदद करने के बाद समायरा ने अपने बैग से कुछ टॉफियां और चॉकलेट निकाली और माली को दी। कृष्वी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर माली के हाथ में रख दिए। माली की आंखों में आंसू आ गए और उसने लड़कियों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद चारों लड़कियां फिर से अपनी पिकनिक में व्यस्त हो गईं। लेकिन इस बार उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उन्होंने किसी की मदद की थी। जब लड़कियां घर लौटने लगीं तो समायरा ने कहा, आज की पिकनिक सबसे अच्छी थी, क्योंकि हमने सिर्फ मस्ती ही नहीं बल्कि किसी की मदद भी की। त्रिशा ने कहा, हाँ, असली खुशी देने में होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी मदद भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। खुशियां केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती हैं। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जादुई क्रेयॉन। छोटे से पहाड़ी गांव नीलकुंड में एक नन्हा लड़का रहता था, आरव। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी और वह बाकी बच्चों से कुछ अलग था। आरव की आंखों में सपने थे, हाथों में कला थी और दिल में एक अजीब सी तड़प थी, कुछ खास बनने की। लेकिन उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पापा लकड़ी के कारीगर थे और मां खेतों में काम करती थीं। घर में ज्यादा चीजें नहीं थीं, पर आरव के पास एक पुराना स्केचबुक और 3 अधूरी रंगों की क्रेयॉन बची हुई थीं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आई। उसका नाम था दादी झुनझुन। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य झलक रहा था। वह बच्चों को कहानियां सुनाती और पेड़ों के नीचे बैठकर कुछ अजीब तरह की चीजें बनाती। आरव को कला से प्यार था, तो वह रोज दादी झुनझुन के पास बैठता। एक दिन दादी ने उसकी ड्राइंग देखी, एक पेड़ जिसमें चिड़ियां मुस्कुरा रही थीं। तू तो कमाल का कलाकार है। दादी ने कहा। परिणाम क्रेयन से तुझे क्या मिलेगा? आरव ने सिर झुका लिया। उसमें एक अकेली क्रेयॉन थी, चमकदार, इंद्रधनुषी और थोड़ी गर्म। ये लो, ये जादुई क्रेयन है। जो भी तुम इससे बनाओगे वो सच हो जाएगा, लेकिन याद रखो, इसका इस्तेमाल हमेशा भलाई के लिए करना। आरव की आंखें चमक उठीं। घर पहुंचते ही आरव ने स्केचबुक खोली और एक सेब बनाया। उसने रंग भरते ही देखा, पन्ने से एक असली लाल लाल सेब उभर आया।
अगले दिन स्कूल जाते वक्त आरव ने देखा कि कुछ गरीब बच्चे बिना चप्पल के खेल रहे थे। उसके मन में ख्याल आया। घर जाकर उसने चप्पलें, खिलौने और टॉफियां बनाई और वो सब हकीकत में बदल गए। बच्चों की मुस्कानें देखकर आरव का दिल खुश हो गया। एक शाम मां दुखी थीं। आज बाजार से कुछ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा। आरव ने तुरंत एक टोकरी में सब्जियां बनाई। टमाटर, आलू, भिंडी। जब वह टोकरी मां को दी, उन्होंने हैरानी से पूछा, ये कहाँ से आई? एक दोस्त ने दी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आरव रोज कुछ नया बनाता। पेड़, किताबें, पंखे, मिठाइयां। एक दिन उसके मन में ख्याल आया। अगर मैं एक महंगी कार बना दूं तो? उस रात सबके सोने के बाद उसने चमचमाती कार बनाने की कोशिश की। कार जैसे ही पूरी हुई, वह खुद ब खुद जोर से गड़गड़ाने लगी। कार अचानक कमरे से बाहर निकली, दरवाजा तोड़ती हुई गली में दौड़ पड़ी। बिना ड्राइवर के चल रही कार इधर उधर टकरा रही थी। लोग डर के मारे चिल्ला उठे। पापा और मां घबरा गए। दादी झुनझुन ने सख्ती से कहा, मैंने कहा था इसका गलत इस्तेमाल मत करना। आरव ने रोते हुए दादी से माफी मांगी। मैंने सिर्फ देखना चाहा था कि मैं क्या बना सकता हूं। दादी ने सिर सहलाया। हर ताकत जिम्मेदारी चाहती है। तुम्हें अब इसे ठीक करना होगा। आरव ने क्रेयॉन उठाया और एक जादुई जाल बनाया। वह जाल उड़कर गया और कार को रोक लाया। उस दिन के बाद आरव ने क्रेयॉन का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए किया। अब वह समझ चुका था, जादू से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। आरव ने क्रेयॉन को अपनी किताब के बीच संभाल कर रख दिया। अब वह सिर्फ तभी इस्तेमाल होगा जब जरूरत सबसे सच्ची होगी। तो बच्चों, दादी ने कहानी खत्म की। अगर तुम्हें कभी जादू की ताकत मिले तो याद रखना, सही इरादे ही असली जादू हैं। रात की गहराइयों में एक छोटा सा गांव था जहां जादू, रहस्य और डरावनी कहानियां छाई हुई थी। इस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था आर्यन। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक बड़े पुराने मकान में रहता था। आर्यन के जीवन में जब वह 5 साल का था, उसकी जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव आया। एक रात उसके कमरे में रात की चांदनी के तहत एक अद्भुत पुस्तक उसे मिली। यह विशेष पुस्तक उसे एक नई दुनिया की ओर ले जाने का संकेत था। पुस्तक में छिपी रहस्यमय कहानियों ने आर्यन का मन मोह लिया। उसने खाली जिंदगी में एक नई उड़ान भरने का निश्चय किया। एक दिन उसका सफर शुरू हो गया। उसने एक रहस्यमयी स्कूल, मैजिकल एकेडमी में प्रवेश किया, जहां वह जादू, ज्योतिष और अद्भुत शक्तियों के बारे में सीखने लगा। लेकिन स्कूल में कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को अजनबी आवाजें सुनाई देने लगी और भूतिया रूपों में छिपे खतरे उसे घेरने लगे। आर्यन को और उसके दोस्तों को एक रहस्यमय और खतरनाक मिशन पर निकलना पड़ा, जहां उन्हें स्कूल के अंदर छिपी अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ा। आर्यन की बहादुरी और उसके दोस्तों की टीमवर्क ने उन्हें उन अनजानी शक्तियों के सामने खड़ा किया, जो उनके स्कूल को डरावनी घटनाओं का केंद्र बना रही थी। आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर स्कूल को उसके असली स्वरूप में लौटाया और खतरनाकता का सामना करके उन्होंने अपने जीवन में नई शक्ति और विश्वास पाया।
जब आर्यन और उसके दोस्त स्कूल के रहस्यों में और गहराई में गए, तो उन्होंने स्कूल के दीवारों में छिपे प्राचीन रहस्यों को खोजना शुरू किया। उन्होंने खोजा कि स्कूल एक प्राचीन समाधि स्थल के ऊपर बना था और हाल की अशांति से अशांत आत्माएं परेशान थी। शांति को पुनः स्थापित करने का निश्चय लेकर आर्यन और उसके दोस्तों ने भूतों की सच्चाई को खोलने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। उन्होंने अंधेरे कॉरिडोरों का सामना किया, भयानक प्रतिभासवनों का सामना किया और स्कूल के संस्थापकों द्वारा छोड़े गए जटिल पहेलियों को हल किया। हर चुनौती को पार करते हुए आर्यन और उसके दोस्त मजबूत और आत्मविश्वासी बनते गए। उन्होंने समझा कि सच्ची साहसता भय की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि उसका सामना सीधे मुंह से होता है। मिलकर उन्होंने घटनाओं के पीछे छुपे अनिष्ट बल का सामना किया और उसे स्कूल से हमेशा के लिए निष्क्रिय किया। सूर्योदय के साथ ही और पहली किरणें अंधकार को चीरते हुए आर्यन और उसके दोस्त विजयी बनकर सामने आए। उन्होंने न केवल अपने स्कूल को बचाया, बल्कि अपनी अंतर्निहित ताकत और सहनशीलता को भी खोज निकाला। उस दिन से आर्यन और उसके दोस्त योद्धा के रूप में पहचाने जाने लगे, जिन्हें छात्र और शिक्षक दोनों ही पूज्य ठहराया। और जब वे अपने स्कूल के शांत मैदानों पर देखते, तो उन्हें पता चलता कि जब तक वे साथ मिलकर मुकाबला करते हैं, कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। एक छोटे गांव में एक बच्चे का नाम रंजन था। रंजन को हर रोज रात को एक सपना आता था। वह एक पुराने किले के बारे में सपने में देखता था, जो कि एक पुराने राजा के खजाने को छिपाने के लिए बनाया गया था। उस सपने में राजा ने एक खोजी को बुलाया था, जो खजाने को ढूंढने का काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। रंजन को यह सपना हर रात सताता था। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वास्तव में एक खजाना है, और अगर है, तो वह उसे कैसे ढूंढ सकता है। समय बीतता गया और रंजन बड़ा हो गया, लेकिन उसके सपनों का सिलसिला नहीं टूटा। एक दिन रंजन ने अपने दोस्त लक्ष्मण के साथ मिलकर इस सफर का निर्णय लिया। वे दोनों उत्साहित थे और खोज की शुरुआत की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी यात्रा में कितनी मुश्किलें और राज हैं। आसमान ऊपर अंधेरा और अशुभ है। पश्चिम में बादल इकट्ठे हो रहे हैं। दूर से बिजली चमकती है और गर्जने की ध्वनि आती है, जो हवा में खतरा और अनिश्चितता की भावना को बढ़ाती है। वे खोज में निकले और एक पुराने जंगल के रास्ते में चले गए। जंगल का माहौल भयंकर और रहस्यमय था, जो बच्चों के दिल को डराने के लिए पर्याप्त था। सफर के दौरान उन्हें अनेक आश्चर्यजनक और खतरनाक समाधान करने पड़े। जैसे ही वे पथ पर आगे बढ़ते हैं, उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनके साहस और संबल का परीक्षण करती हैं। वे ढीले चढ़ावों को तारने, धोखेबाज चट्टानों को नाविगेट करने और अप्रत्याशित मौसमी शर्तों का सामना करते हैं। सभी के बीच छिपी खतरनाक खतरों के लिए सावधानी है। लेकिन अचानक उनकी यात्रा में एक विपरीतता आई। वे एक विशाल महल के सामने पहुंचे, जो कि खजाने के स्थान का पता बताता था। महल के प्रवेश द्वार पर एक विशाल द्वार अर्ध खुला है, जो लड़कों को अंदर कदम बढ़ाने और भीतर छिपे रहस्यों को खोलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। भव्य स्तंभ द्वार के दोनों ओर हैं, जबकि दीवारों से फंसे विस्तृत कलमकारी वस्त्र लटके हुए हैं, जो पौराणिक युद्धों और पौराणिक प्राणियों की दृश्यों को चित्रित करते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि महल में एक राक्षस बसा हुआ था, जो उन्हें रोक रहा था। रंजन और लक्ष्मण चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, जानते हुए कि अगर वे महल में प्रवेश करना और भीतर छिपे हुए खजाने का पता लगाना है, तो उन्हें उस प्राणी का सामना करना होगा। उनकी दृढ़ता और साथीत्व की भावना ने उन्हें साहसी बना दिया।
राक्षस ने उन्हें नकारात्मक अंदाज में देखा, लेकिन उन्होंने अपनी निर्णय क्षमता के साथ प्रतिस्पर्धा की। राक्षस ने उनसे कठिन प्रश्नों की श्रृंगार संग्रहण की, जिनमें वे अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। रंजन और लक्ष्मण ने वाणी का उपयोग किया और अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित किया। अंत में राक्षस ने उन्हें पारित किया और अनुमति दी कि वे महल के भीतर प्रवेश कर सके। रंजन और लक्ष्मण के दिलों में हर्ष की लहर उमड़ी, क्योंकि उन्हें अंतिम चरण की ओर अग्रसर करने का एहसास हुआ। महल के भीतर वे अद्भुत सजाओं और रहस्यमय स्थानों का सामना करते हुए आगे बढ़े। प्रत्येक कदम पर वे खजाने के नजदीक पहुंचते गए, जिसकी तलाश में वे निकले थे। चुनौतियों और रहस्यों से भरी इस सफर में रंजन और लक्ष्मण ने अपने साथीत्व, साहस और संघर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिखाया कि सहयोग और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए संगीतज्ञता और धैर्य की आवश्यकता होती है। आखिरकार उन्होंने खजाने को पा लिया और अनगिनत धन का खजाना खोजा। लेकिन अधिक महत्वपूर्ण था, वे एक दूसरे के साथ साझा किए गए अनुभव और एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ावा देने वाले इस सफर से वापस आए। बनारस की गलियों में छोटा सा गांव था। वहाँ का सबसे छोटा बच्चा राजू था। उसका चेहरा हमेशा हंसता रहता था और उसमें जीवन की खोज की आदत बनी हुई थी। राजू के पास बहुत से दोस्त थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ खेतों के पास गया। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, ये आदमी तो हमसे बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी खुश नहीं है। राजू का एक दोस्त बोला, शायद उसको जीवन में कुछ और चाहिए। उसी दिन से राजू ने अपने दिल में एक नई बात सोची। उसने तय किया कि वह उस किसान की मदद करेगा। राजू ने अपने दोस्तों को साथ लेकर उस किसान के पास जाकर पूछा, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन खुश नहीं हो? बेटा, मेरे पास धन तो है, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। उन्हें अच्छे स्कूल भेजने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? राजू ने अपने दोस्तों से मिलकर कहा, हमें इस किसान की मदद करनी चाहिए। हमें उसके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सहायता करनी चाहिए। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। राजू और उसके दोस्त गांव वालों से मदद मांगने गए। राजू और उसके दोस्तों ने गांव वालों की मदद से गांव में एक नया स्कूल खोला। उन्होंने किसान के बच्चों को वहां बुलवाया और उन्हें नई शिक्षा की शुरुआत के लिए राजी किया। कुछ सालों बाद गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया था। उन बच्चों ने शिक्षा के माध्यम से अपने और अपने परिवार के जीवन को सुधारा। राजू ने देखा कि मेहनत के साथ साथ अच्छी शिक्षा भी जरूरी है। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक छोटे से काम से शुरुआत की और उन्होंने गांव को एक नए दौर में ले जाने में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सफलता को सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज और सामाजिक दृष्टि के लिए भी बनाना चाहिए। सहायता और शिक्षा से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जंगल का खोया खजाना। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि वहां एक पुराना खजाना छिपा हुआ है, लेकिन कोई भी अब तक उसे खोज नहीं पाया। समायरा और अमायरा दो सबसे अच्छी दोस्त इस जंगल के पास रहती थी। समायरा साहसी और निडर थी, जबकि अमायरा चतुर और समझदार। दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में साथ निभाया था। एक दिन समायरा ने कहा, अमायरा, क्या तुम्हें याद है बचपन का वादा? अब समय आ गया है जंगल की खोज करने का। अमायरा थोड़ी डरी, लेकिन दोस्ती की खातिर उसने हाँ कर दी।
जैसे ही वे जंगल में घुसी, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और लताओं से ढके रास्ते थे। हल्की धुंध फैली थी, जिससे जंगल और भी डरावना लग रहा था। रास्ते में उन्होंने कुछ अजीब निशान देखे। दीवारों पर रहस्यमयी चित्रकारी और जमीन पर किसी खजाने की ओर इशारा करते संकेत। कई घंटों की खोज के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। दीवारों पर लताएं थीं और दरवाजे टूटे पड़े थे। अमायरा ने उत्साहित होकर कहा, यही वह जगह है। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, अंधेरे में एक गहरी सुरंग मिली। सुरंग के भीतर दीवारों पर पुरानी चित्रकारी थी, जो उनके साहस की परीक्षा ले रही थी। सुरंग के अंत में एक चमकता हुआ तालाब मिला, जिसके पानी के नीचे एक रहस्यमयी तिजोरी थी। सीमा ने कहा, क्या यह असली खजाना है? जैसे ही वे खजाने की ओर बढ़ी, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, क्या तुम इस खजाने के लायक हो? ये खजाने की रखवाली करने वाली आत्मा थी। आत्मा ने पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? समायरा ने उत्तर दिया, दोस्ती वह होती है जो हमें हर परिस्थिति में साथ रखे, चाहे कैसी भी मुश्किल आए। आत्मा मुस्कुराई और बोली, तुमने सही उत्तर दिया, यह खजाना तुम्हारा है। तिजोरी खुल गई और उसमें बेशकीमती हीरे और सोने के सिक्के चमक उठे। समायरा और अमायरा जंगल से बाहर निकली, लेकिन उनके साथ असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती और साहस का अनुभव था। यह कहानी हमें यही बताती है कि सच्ची दोस्ती और साहस से ही असली खजाने तक पहुंचा जा सकता है। असली जीत सोने चांदी में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने में होती है। बर्फीली रात का संघर्ष। सर्दियों की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, श्वेतपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंची ऊंची चोटियों से घिरा हुआ था। हर साल जब कड़ाके की ठंड पड़ती, तो यह गांव पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपट जाता। इस साल भी वही हाल था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही कड़ी थी। इसी गांव के एक छोटे से झरझर झोपड़े में दो अनाथ बहनें, मीरा और राधा, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। मीरा 12 साल की थी और राधा सिर्फ 8 साल की। उनके माता पिता 1 साल पहले एक भयानक बर्फीले तूफान में खो गए थे, और तब से वे दोनों एक दूसरे का सहारा थी। गांव के लोग कभी कभी उनकी मदद कर देते, लेकिन इस ठंड में हर कोई अपनी ही जिंदगी बचाने में लगा था। मीरा ने ठान लिया कि उसे लकड़ी और कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। उसने राधा का हाथ पकड़ा और दोनों जंगल की ओर चल पड़ी। उनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे और हर कदम पर पैर बर्फ में धंस रहे थे। जंगल में पहुंचकर मीरा ने टूटे हुए पेड़ की कुछ टहनियां इकट्ठी की। राधा एक झाड़ी के पास गई और कहा, दीदी, यहाँ कुछ सूखे जामुन हैं। मीरा ने जामुन उठाए और कहा, यह कम से कम आज रात तक हमारा पेट भरने के लिए काफी होंगे। लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वे झोपड़े की ओर लौटने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि वे मुश्किल से खड़ी रह पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ सफेदी ही सफेदी थी। राधा डर के मारे रोने लगी। दीदी, हम रास्ता भूल गए। मीरा ने हिम्मत रखते हुए कहा, डर मत, हमें झोपड़े की ओर चलते रहना होगा। लेकिन बर्फ ने सब कुछ ढक दिया था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठंड उनकी हड्डियों तक चुभ रही थी और उनके पैर सुन्न हो रहे थे। ठंड और बर्फ से लड़ते लड़ते वे दोनों एक अनजान झोपड़ी के पास पहुंच गई। ये झोपड़ी जंगल के बीचों बीच थी और वहां से हल्की रोशनी आ रही थी। कोई तो यहाँ रहता होगा, मीरा ने कहा। राधा ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, जिसके सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा था। अरे बच्चियों, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने चिंता से पूछा। मीरा ने सारी कहानी बताई तो बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुला लिया। वहां एक जलता हुआ चूल्हा था, जिससे गर्माहट आ रही थी। बूढ़ी औरत, जिसे सब दादी माँ कहते थे, ने उन्हें गर्म कपड़े दिए और गर्म सूप पिलाया। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। दादी माँ ने कहा।
अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हो, जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। मीरा और राधा की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद दादी माँ, आपने हमारी जान बचा ली। 2 दिन बाद तूफान थम गया और मीरा और राधा ने गांव लौटने का फैसला किया। दादी माँ ने उन्हें गर्म कपड़े और कुछ खाने का सामान दिया। गांव पहुंचते ही गांव वाले हैरान रह गए। हमने सोचा था कि तुम दोनों मर चुकी हो। मीरा ने पूरी कहानी बताई और कहा, दादी माँ ने हमें बचाया, लेकिन हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी खुद संवारनी होगी। मीरा और राधा ने गांव के लोगों को समझाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी भूखा और ठंड में तड़पता नहीं रहेगा। उन्होंने गांव वालों को सिखाया कि कैसे वे तूफान से पहले लकड़ी और खाना जमा कर सकते हैं और कैसे सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खुशियों से भरी टोली रहती थी। एक सुनहरी सुबह, जब वे अपने पसंदीदा आम के पेड़ के पास इकट्ठे हो रहे थे, उन्होंने एक रहस्यमय मानचित्र देखा जो पेड़ की जड़ों के नीचे छिपा हुआ था। दोस्तों के चेहरे खुशी से भर गए जब उन्होंने मिली इस नए सफर की शुरुआत करने का निर्णय किया। मानचित्र पर एक घुमावदार रास्ता दिखाई दे रहा था जो जादुई बगिया की ओर जा रहा था, जो कहानियों में हमेशा चमत्कार से भरी होती थी। हवा फूलों की सुगंध से भरी हुई थी और दोस्तों ने खुशी के साथ कुछ नया देखने का इरादा किया। वे नहीं जानते थे कि एक जादुई परी, जिसके पंख चमकते थे, उन्हें दूर से देख रही थी। ग्लिटरविंग नामक जादुई परी ने उन साहसी दोस्तों को देखकर उन्होंने तय किया कि वह उनके साथ इस सफर में शामिल होगी। उन्होंने अपने जादू की धूप छिड़कते हुए जादुई बगिया को और भी प्रेरित कर दिया। वृक्ष जादूत्व से चमक उठे और दोस्तों के साथ मिलकर सफर को और भी रोचक बना दिया। जब वे गहरे अंधकार में जा रहे थे, वे बुद्धिमान बूटियों के पास पहुंचे जो ऊंची चट्टान पर बैठे थे। बूटी ने उन्हें ज्ञान के बारे में बताया और कहा कि वह चाहे तो वे किसी भी बुरे सपने को अच्छे में बदल सकते हैं। तीनों ने मन से अच्छी अच्छी इच्छाएं की और एक चमक से उनके इच्छाएं साकार होने लगी। एक छोटा सा गांव था जहां एक नन्ही चिड़िया का बच्चा रहता था। वह बहुत ही उत्साही और संवेदनशील बच्चा था, जिसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा उन चिड़ियों को देखकर सपने देखता था जो आसमान में उड़ती रहती थी। एक दिन चिड़िया के बच्चे ने अपने माता पिता से कहा, मैं भी आसमान में उड़ना चाहता हूँ। माता पिता ने उसे हंसते हुए कहा, बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तेरे पंख आसमान तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन नन्ही चिड़िया ने हार नहीं मानी। वह अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार थी। उसने एक दिन उड़ने का प्रयास किया। पहले कुछ दिन तो वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी परिश्रम और लगन उसे सफलता की ओर ले गई। वह अपने सपने को पूरा करने में सफल हो गया। जब उसके माता पिता ने यूं आसमान में उड़ता हुआ देखा तो उनका हृदय खुशी से भर गया। नन्ही चिड़िया अब जान गई थी कि जीवन में कुछ भी संभव है, अगर हमें इसमें पूरा विश्वास हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है, तो हमें परिश्रम, लगन और संघर्ष के साथ काम करना होगा। विफलता के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें पुनः प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निशा एक गरीब लड़की थी। उसे भोजन और अन्य चीजों के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। एक दिन वो गांव में भीख मांगने गई। एक दिन एक महिला ने उसे भीख की बजाय कुछ पौधों और फूल पौधों के बीज दिए और कहा, इन बीजों और पौधों को लगाओ और तुम्हारी भीख की समस्या हल हो जाएगी। निशा कुछ समझ नहीं पाई।
लेकिन उसने उस महिला ने कहा वैसा ही करने का निर्णय किया। अगले दिन उसने अपने छोटे से झोपड़ी के पास बीज और पौधे लगाए। उसमें रोजाना वो पानी देती थी। कुछ हफ्ते बाद उसके कुटिया के आसपास बहुत सारे फूल खिल गए। एक दिन एक महिला ने निशा द्वारा उगाए गए फूल खरीदे। उस दिन से निशा ने फूल तोड़े और उन्हें घर घर बेचने लगी। अब वह भिखारी नहीं थी। अब वह अच्छी कमाई करने लगी थी। जल्द ही कई लोग उसके फूलों के नियमित खरीदार बन गए। उसने पर्याप्त धन बचा लिया और बाजार में एक छोटी सी फूल की दुकान खोली। अब बहुत से लोग उसके पास फूल खरीदने आते थे। निशा ने उस महिला का आभार व्यक्त किया जिसने उसे हरा सोना प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें